जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, ये सृजन संवाद की 134वीं गोष्ठी है और ये सच में बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हर महीने हमारी गोष्ठियां हो रही हैं और हम 134वें पायदान पर पहुंच गए हैं। संभव हुआ है क्योंकि मेंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग एक्टिव भी हैं और उन्हीं लोगों के सहयोग से यह संभव हो पाया है। मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ जो लोग सृजन संवाद के समूह में बहुत सक्रिय हैं। नाम अलग से नहीं लूंगी, लेकिन सबको पता है कौन सक्रिय है और कौन सिर्फ समूह के पटल का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन भागीदारी नहीं करते हैं। आज की इस गोष्ठी में मैं उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, खास करके हमारे दो वक्ताओं का। एक अभी जुड़ने कर रहे हैं मस्कट से अनक शर्मा और एक भोपाल से है लेकिन इस समय शायद दिल्ली में है, सारंग उपाध्याय। इनका मैं स्वागत करती हूँ क्योंकि आज के हमारे अतिथि हालांकि सृजन संवाद से भी है। मैं स्वागत करती हूँ वैभवनी त्रिपाठी का, जिनकी सहायता से हम कार्यक्रम को ऑनलाइन कर मैं स्वागत करती हूँ और डॉक्टर नेहा तिवारी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज की गोष्ठी में। इसके साथ ही हमारे साथ फेसबुक लाइव से बहुत सारे श्रोता और दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करूंगी कि अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न लिखें ताकि हम कार्यक्रम में उसको समाहित करके कार्यक्रम को और रोचक और आगे बढ़ाने का काम कर सके। प्रश्नों से वक्ताओं को सहायता मिलेगी, एक दिशा भी मिलेगी, ये भी पता चले कि श्रोता ये दर्शक क्या जान रहे हैं। फेसबुक लाइव से खास तौर से पाटेकर कॉलेज गोरेगांव के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो शायद जो श्रोता और दर्शक हमारे साथ फेसबुक लाइव से जुड़े हैं और क्योंकि ये कॉल हिंदी विभाग से भी है, हो सकते चल के कोई समीक्षक बने या कोई स्वयं ही कहानीकार और उपन्यासकार बने, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद गोष्ठी होगी। आज के वक्ता से मैं कहना चाहती हूँ, सारंग जी रखेंगे अपनी और दूसरा नंबर अनक शर्मा का होगा। दोनों से गुजारिश है कि 30-35 मिनट में अपनी बात वो कहें। ये एक बहुत ही सहयोग की बात है कि दो उपन्यासकार आज हमारे साथ जुड़े हैं और दोनों का ही ये पहला उपन्यास है। अनक ने कहानियां लिखी हैं बहुत सारी, उनकी कहानी के 2 संग्रह आ चुके हैं, मैं दिखाना भी चाहूंगी। देख पा रहे हैं आप लोग, ये उनका एक कहानी संग्रह है, आवाजें कांपती रही, और उनका दूसरा कहानी संग्रह है कि मुरेड़ से, धूप की मुरेड़। तो इनके कहानी संग्रह तो आ चुके थे, लेकिन उपन्यास इनका पहला आया है और उपन्यास की प्रति अभी मेरे पास प्रिंट में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगी। और सारंग उपाध्याय कवि है
खूब कविताएं लिखते हैं और मैं नहीं जानती उनका संग्रह आया है कि नहीं कविता का, क्योंकि मैं पद पे काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ गद्य में काम करती हूँ। तो कविताएं पढ़ तो लेती हूँ इधर उधर, लेकिन संग्रह मेरे पास, अगर उनका संग्रह आया बताएंगे, कि वो मेरे पास नहीं है। उनका भी पहला उपन्यास आया है और उन्होंने मुंबई पहले पहले मैंने जो उपन्यास पढ़ा था वो था मुंबई रात की बाहों में, बहुत पुरानी बात है, और बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। उसके बाद जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर भी पढ़ा, वो भी आधारित है। मुंबई पर आधारित बहुत सारी फिल्में देखी, उन पर बातें भी की हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि सारंग को किस तरह का स्वागत करती हूँ और नेहा जी से आग्रह करती हूँ कि वो सारंग जी का परिचय दें, सारंग उपाध्याय का परिचय दें, साथ ही साथ उनसे आग्रह करें अपनी बात रखने के लिए। दोनों अपने उपन्यास का कुछ अंश हमें पढ़ के सुनाएंगे और अपनी लेखन यात्रा की भी चर्चा करेंगे। एक और संयोग है कि दोनों उपन्यास पहला होते भी राजकमल प्रकाशन से आए हैं, जो कि हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सम्मानित प्रकार उपन्यास आए हैं। तो नेहा जी। धन्यवाद विजय दी, और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों का स्वागत है, और विशेष स्वागत आज जिनसे मेरी चर्चा होनी है, सारंग उपाध्याय जी का। और निश्चित रूप से बातें आगे होंगी, पर मैं सबसे पहले उनका परिचय आपके सामने रखूं। सारंग उपाध्याय युवा पत्रकार और लेखक हैं, जिनका जन्म 9 जनवरी 1984 को भुसावल महाराष्ट्र में हुआ। जड़ें मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रहीं। कैसे, इस पे शायद वही प्रकाश डालेंगे। इंदौर यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा मिली। बीते 15 सालों से इंदौर, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, भोपाल और हिंदी और दिल्ली से पत्रकारिता की है। वर्तमान में अमर उजाला दिल्ली में कार्यरत है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और समसामयिक मुद्दों के लेखन में लगातार सक्रिय रहे हैं। सारंग जी का सिनेमा में विशेष दखल रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ ही बालकृष्ण गुप्त के आलेखों पर केंद्रित उनकी एक किताब हाशिए पर दुनिया 2013 में प्रकाशित हुई है। सलाम बॉम्बे वाया बरसोवा डोंगरी, जिस पर आज चर्चा होनी है, उनका पहला उपन्यास है, और कहानियों के लिए उन्हें 2018 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के पुनर्वा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उनके उपन्यास में दिए हुए परिचय से ही मैं उनका परिचय पढ़ रही थी, और ये उनका उपन्यास है जो हम सबके सामने है और जिस पर आज चर्चा होनी है। और अगर विजय शर्मा जी ने ये इशारा न किया होता कि सारंग जी अच्छे कवि हैं, तो मैं तब भी, क्योंकि मैंने उपन्यास पढ़ लिया है, तब भी ये सवाल करती, और वो सवाल ये होता कि आप कवि क्यों नहीं हैं। तो उनकी और ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं स्पष्ट करूँ कि इनके ये पूरा उपन्यास जो है वो 11 किस्सों पर आधारित है, 11 हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें वो एक एक किस्सा कहते हैं, और हर किस्सा एक कविता से शुरू हुआ है, और वो कविता जो है वो कहीं ना कहीं समय के आसपास घूमती है, जो मुझे अपने आप में बहुत अभिनव प्रयोग लगा। और अगर आप कहानी ना भी पढ़ें, मतलब अगर आप विचारों को एक कथानक देते हैं, तो वो कथानक में आपको पात्र की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप अपने विचारों को कविता का जामा पहनाते हैं, तो वो बात पहले ही उन कविताओं में या तो स्पष्ट हो गई है, और या फिर कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि का काम करती है। ये एक अनोखा प्रयोग है जिसके बारे में हम चाहेंगे कि सारंग जी प्रकाश डालें। जानना मैं ये भी चाहूँगी, क्योंकि समय कम है, इसलिए अपने सवाल मैं एक साथ ही रख देती हूँ ताकि उसके इर्द गिर्द आप अपनी बात रखें,
कि आपने इसे अलग अलग किस्सा क्यों कहा है, क्योंकि ये एक उपन्यास है और लगातार एक रवानगी भी है उसमें। तो जब हम सुनते हैं किस्सा तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन समय तो बढ़ता है लेकिन कहानी वही है। और तीसरा ये कि गीत चतुर्वेदी जी का मैं उन्होंने जो शुरुआत में लिखा है वो मैं पढ़ रही थी, और उन्होंने चर्चा की है आंचलिक भाषा की, कि आपने किस तरह की मुंबई की भाषा को उठाया है। लेकिन इस पूरी उपन्यास को पढ़ते समय मुझे कई जगह ऐसा लगा कि आपने मुंबई की भाषा छोड़ी दी है। तो कहीं विशुद्ध हिंदी आती है और कहीं मुंबईया भाषा आती है, तो इसकी भी क्या वजह रही, और आपकी ये लेखन की यात्रा यही क्यों? और उस पर एक सवाल ये भी कि यही शीर्षक क्यों? और उसके बाद कुछ और सवाल भी आपसे रहेंगे, लेकिन इसी के साथ आप अपनी इस उपन्यास की यात्रा पर रोशनी डालें, जिसके लिए हम सारे लोग जुड़े हैं और बहुत आतुर हैं आपको सुनने के लिए। सारन जी। सृजन संवाद के सभी वरिष्ठ लेखक और साथियों को मेरा नमस्ते। बहुत अच्छा लगा यहाँ जुड़ करके। डॉक्टर विजय जी ने मुझे कहा कि मैं कवि हूँ, तो कविताएं मेरा शौक रही है। एक लंबे समय तक कविताएं मैं लिखता रहा हूँ, वागर्थ जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई है, लेकिन मैंने काव्य को उस रूप में नहीं देख पाया जो मुझे देखना चाहिए था, और मेरा अभी तक कोई कविता संग्रह नहीं है। मेरी पहली किताब है, और अब ये चूंकि ये किताब, ये उपन्यास मेरे पास भी है, तो मैं यहाँ जो देख रहे हैं उन्हें बता दूं, और हमें इस पर ही बात करना चाहिए बजाय इसका अंश पढ़ने के। मैं इस पूरी किताब की जो सृजन यात्रा रही है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। पहला सवाल जो आपने 3-4 सवाल मुझसे पूछे, उसमें जो आखिरी सवाल है उसी को मैं पहले लेकर के आऊंगा कि इस किताब का नाम सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी क्यों। देखिए, मुंबई में मेरा एक लंबा समय गुजरा है और बतौर पत्रकार गुजरा है। तो बतौर पत्रकार गुजरते हुए जो देखने का जो नजरिया था वो अलग जो था बहुत ही व्यापक रहा, और एक्सप्लोर करना, जगह जगह जाना, घूमना। मुंबई में मैंने तकरीबन 5 से 6 जो है जगह बदली और वहां मैं रहा हूँ। कभी ठाणा रहा हूँ, कभी बोरीवली रहा हूँ, कभी गोरेगांव रहा हूँ। लंबा समय वसई में गुजरा है, और इसके अलावा मैं दादर में भी रहा हूँ, अंधेरी में भी एक लंबा समय गुजरा है। तो ये जो सबर्ब्स की स्टेशन है, इसने मुंबई को देखने का जो नजरिया दिया है वो इस उपन्यास के पहले शीर्षक को सलाम करता है कि ये बॉम्बे जो है सलाम करने लायक शहर है, तो इसको सलाम बॉम्बे पहला इसलिए रखा मैंने। दूसरा, वाया वर्सोवा डोंगरी क्यों, तो देखेंगे कि आप मुंबई का जो पश्चिमी इलाका है अंधेरी, और वो जो इलाका है उस इलाके में अंधेरी से लेकर के वेस्टर्न लाइन, 3 लाइन में बटा हुआ है मुंबई, वेस्टर्न, सबर्ब और सेंट्रल लाइन। मुंबई लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, और ये लोकल ट्रेन ही उस एक बड़ी आबादी को के लिए आवाजाही, आवागमन, उसकी रोजी रोटी को चलाने वाला सबसे बड़ा माध्यम है। और उसी के ठीक पश्चिमी भाग का जो हिस्सा है वो हिस्सा कहलाता है वेस्टर्न लाइन का, और वहीं पर सारी जो मुंबई की चमकती दुनिया है, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, या जिसे हम व्यापार, व्यवसाय और एक तरह से बहुत ही सक्रिय हिस्सा जो है वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट भी है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ज्यादा वो है क्योंकि वहां समंदर जुड़ा हुआ है, पश्चिमी हिस्से में समंदर है। तो ये जो अंधेरी का हिस्सा है वर्सोवा, और उसी वर्सोवा से जो वर्सोवा बीच है वहीं से समंदर के जरिए एक और हिस्सा पड़ता है डोंगरी। तो मछुआरों की दुनिया की कहानी को कहने के लिए मैंने वर्सोवा और डोंगरी 2 जगहों को इस्तेमाल किया, और वहीं से लेकर के ये शीर्षक उपजा। डोंगरी वॉइस नॉइस आ रहा है। ऑडियो बंद कर लें तो माइक ऑफ कीजिए। अभी ठीक है। तो ये वर्सोवा और डोंगरी जो जगह है वो मतलब हमारे भारत में के जो एक राजनीतिक इतिहास है, वो राजनीतिक इतिहास के केंद्र में एक ऐसी छोटी सी जगह है जो
दिखती नहीं है, बहुत ही पीछे पृष्ठभूमि में है, लेकिन भारत का जो एक अलग तरह का इतिहास सन 80 के बाद से जो शुरू होता है, उसके केंद्र में ये डोंगरी आ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो माफिया डॉन है दाऊद इब्राहिम, वो डोंगरी इसका प्रतीक है कि वो डोंगरी का रहने वाला था। तो ये वर्सोवा और ये डोंगरी, वर्सोवा मछुआरों का एक पूरा एक मछुआरों की बस्ती है, वहां पर सबसे ज्यादा मछुआरे भी हैं, और वो जगह ही ऐसी है जहाँ पर सबसे ज्यादा फिशिंग का कारोबार होता है और मछली पकड़ना, एक मछुआरों की पूरी दुनिया बसती है। और वहीं से डोंगरी, जो मैंने एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में लेकर के आया, तो एक तो इस नाम के साथ में आपको जो मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, आपने कहा कि किस्सों के रूप में ही क्यों उसे गढ़ा गया और इसमें समय केंद्र में क्यों है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि चूंकि बॉम्बे जो है वो, मुंबई जो है वो, वहाँ टाइम एक बहुत बड़ी मतलब वैसे भी हम जनरली मानते हैं कि टाइम और स्पेस इस दुनिया में केंद्र में है, लेकिन मुंबई जैसी सिटी में टाइम एक बहुत बड़ी चीज है। और वो टाइम को मैंने जिस वहां रहते हुए जिस रूप में महसूस किया, दिन के 24 घंटों में से मैं जिस रूप में वहां पर मैं मेरा जीवन जो चलता रहा, एक वो चीजें जो है वो एक विराट समय फलक को दर्शाती है कि हमने उनको किस्सों में इसलिए बांटा क्योंकि मेरा अपना जन्म जो है 1984 में है और पूरा उपन्यास एक विशेष कालखंड में तैर रहा है। और वहां से होते हुए मैं मैंने वर्तमान जीवन में जो विघटन है, जो विभाजन है, जो समाज में जो बिखराव है, उस बिखराव की जड़ों तक पहुंचने के लिए मैंने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से घटित घटनाओं को केंद्र में ला करके इसके बीच में एक कथानक को बुना है। तो आप 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस, उसके पहले दंगे, उसके पहले, और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कैसे एक शहर से होता हुआ और कैसे ये हमारे पूरे अपने सामाजिक ताने बाने के अंदर प्रवेश करता है। एक छोटी सी घटना वो कैसे एक विशाल परिवर्तनकारी घटना में तब्दील होती है, और उसका पूरा समय उसका जो पूरा राजनीतिक होने के बाद वो पूरे देश को एक तरह से चपेट में लेती है, केंद्र में लेती है। तो उस समय में जो आवाजाही मैंने की है, उस समय को जो पकड़ने की कोशिश की है, इसलिए मैंने समय को केंद्र में रख करके इसे किस्सों में रचने की कोशिश की है या प्रयास किया है। आपने इसे अभिनव प्रयोग कहा, मुझे अच्छा लगा। तो ये मैंने बताने और जताने की कोशिश की है कि मैं एक पूरा कथानक मेरे पास है और मैं अब इसको किस्सों में बांट रहा हूँ, क्योंकि मैं अब अपने कालखंड से पीछे की ओर जा रहा हूँ जहां मैंने कुछ नहीं देखा है। मैं उस समय का साक्षी भी नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में पहली बार मुंबई 2004 में मैं मुंबई गया था, और ये पूरा घटनाक्रम 2006 में आकर के खत्म हो जाता है और 1977-76 से शुरू होता है। उसके बीच में एक परिवार है, उस परिवार के जीवन में कुछ घटनाएं घट रही हैं जिसका सीधा सीधा कनेक्शन इस देश की सामाजिक, राजनीतिक और कुछ बड़ी विध्वंसकारी घटनाओं से होता है, और वो कैसे पूरे हमारे देश पर प्रभाव डालती है। तो अमूमन ये पूरा कथानक मुझे पाठकों तक पहुंचाने के लिए इसे किस्सों की शक्ल में और कविताओं के साथ मुझे देना रुचा, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस रूप में पहुंचना चाहिए। और इसमें एक चीज मैं अपनी तरफ से भी ऐड करूंगा कि चूंकि मैं जिस पेशे से आता हूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाठक जिस तक मुझे इसे पहुंचाना है। हमारी पत्रकारिता में पहली ही सीढ़ी जो है, हमारे जो बड़े पत्रकार हुए, प्रभाष जोशी जी हुए या राजेंद्र माथुर जी, उनका जो मूल यही था कि पाठक तक आम बोलचाल की भाषा में कोई चीज जब तक नहीं आती, पाठकों तक पहुंचती नहीं है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मैंने इसे सरलता से कहने की कोशिश की, और एक जटिल कथानक था कि मैं कैसे वहां आवाजाही करूंगा, कैसे कैरेक्टर बुनूंगा, कैसे उसे लेकर के आऊंगा। वो मैंने सरल एक तरीका अपनाया। मेरे लिए वो एक मतलब कह सकते हैं कि राइटिंग की एक टेक्निक है कि मैं कैसे अपने पाठक को वहां बहुत सरल तरीके से उस पूरे कालखंड में प्रवेश कर पाऊं, उस पृष्ठभूमि में ले जाऊं, उसके ऐतिहासिक, उसके राजनीतिक, उसके सांस्कृतिक, उसके उन छोटे छोटे बिंदुओं से
के भीतर प्रवेश करवाते जाऊं, जो कि मैंने नहीं देखा है। तो ये कई बार एक मतलब लगभग 2 साल की अवधि लगी इस उपन्यास को लिखने में। बार बार आवाजाही, काटना छाटना या बहुत सारी चीजें इसमें सामने आई। तो लेकिन मूल ये था कि सरलता से पहुंचे। बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में सबसे, हर पाठक की प्रतिक्रिया मेरे लिए जो यही रही कि हम एक रवानगी के साथ इसको पढ़ते चले गए, कहीं कोई बाधा नहीं थी कहीं, क्योंकि बाधा कोई किसी तरह का जो कुछ आप कह रहे हो वो कहानी कहे, जीवन कहे, उस पूरे कथानक के अंदर जो घट रहा है वो स्वयं अपनी बात अपनी भाषा में सहज रूप में कह दे। कोई आरोपण किसी लेखक को या कोई दर्शन की बोझिल, भाषाई बोझिलता मैंने अपने पाठक को डालने की कोशिश की। ये रिस्क था, जबकि चूंकि आपने मुझसे कहा कि मैं कवि हूं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं वो करूं, मैं वो कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसे बहुत सरल भाषा में, इसको आम बोलचाल की भाषा तक पहुंचा जाए। और जाहिर है कि लोगों ने इसे बहुत ही किसी ने 1 बैठक में, किसी ने 2 घंटे में, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं खासतौर पर तद्भव में छपने के बाद आई। तो चूंकि ये तद्भव में छपा और उसके बाद मेरे पास काफी फोन आए देश भर से, तो ये प्रतिसाद था, प्रतिक्रिया थी। और मेरे लिए मैं बड़ा अनकॉन्फिडेंट था, क्योंकि उपन्यास जैसी विधा कसौटी होती है किसी भी लेखक के लिए, उसमें हाथ डालना। लेकिन चूंकि कोविड का समय था और समेटना था, जिसको कहते हैं कि हम लोग दिल्ली से मैं आया था और बहुत चूंकि मीडिया में रहा हूं तो त्रासदी को बहुत करीब से देखा हूं मैंने। तो 2020 सितंबर से लिखना शुरू किया था, 2022 में आते आते तद्भव में आया। तो वो जो भीतर जो त्रासदियां घट रही थी, उसमें खुद को समेटने का जो प्रेशर था कि अब हो गया, अभी से जाने दिया जाए, तो वो जो था वो भी एक इसमें वो काम कर गया। तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि आप उपन्यास लिख पाओगे, आप मतलब आप ऐसी विधा को कैसे साध सकते हो। फिर लगा भी नहीं कि उपन्यास होगा, ये उपन्यास हो सकता है। तो बहुत सारी वहां बहुत ही डर था। और लेकिन उस डर को सहज रूप में, मतलब मेरे प्रिय संपादक रहे हैं अखिलेश जी, और उन्होंने उसे सहज रूप में बिल्कुल उत्साहित के साथ मुझसे कहा कि मैं इसे छाप रहा हूँ। तो बस दिस इज रेस्ट इज जर्नी। जी, बहुत खूबसूरती से आपने इस यात्रा का जिक्र किया है, लेकिन हमारे जो तमाम पाठक सुन रहे हैं और दर्शक भी इस समय, वो अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये बड़ा राजनीतिक जो है वो उपन्यास है और उनको ये लग रहा हो कि शायद बहुत ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की गई है, तो एक पाठक के तौर पर, लेखक के तौर पे सारंग जी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन पाठक के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत प्यारी सी एक रोमांटिक कहानी है और ये आपके साथ रह जाती है। और जो सारंग जी कह रहे थे, मेरे साथ भी यही हुआ। आज बहुत थकान भी थी, हालांकि व्यक्तिगत बातों को करने का ये समय नहीं है, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी मुझे विजय शर्मा जी की तरफ से मिली हुई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, इसे पढ़कर ही बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है मैंने पढ़ने की शुरुआत की और जब तक पूरी उपन्यास जो है वो खत्म नहीं हो गई, तब तक मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। तो मुझे लगता है कि एक लेखक के तौर पर जो है वो जो जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं कि इसमें एक रवानगी है, एक प्रवाह है और सरल भाषा तो है, सरस भाषा है, भाषा के साथ खेला भी गया है। और मुझे एक चीज़ और सारंग जी अनोखी लगी और आप इस पे ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे, वो ये है कि आपके पात्र बहुत भावनात्मक बात नहीं कहते, बहुत कम कहा है उन्होंने, डायलॉग्स बहुत कम है इसमें, कम कहते हैं, भावना निश्चित रूप से है उसमें, लेकिन आप जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं चीज़ों को और उसमें आप जो प्लेफुली चीज़ों को लिखते हैं, जिसको आप कहना चाहिए, अगर आप कहेंगे तो 1-2 उदाहरण भी मैं पढ़ूँ। और मुंबई जिस तरह से निकल कर आती है डिफरेंट फेजेस में, वो कहीं ना कहीं एक आकर्षण बनाए रखती है, चाहे वो सायरा की माँ का समंदर में अचानक गिर जाना और वहाँ फिर जालना का उसे थाम लेना हो, या जो आपने खूबसूरत सी बात कही, सुबह के 9 बजे बाकी दुनिया के लिए क्या होते हैं और मुंबई के लिए क्या होते हैं, ये सारी चीजें बहुत खूबसूरती से आई। और स्पेशली अगर आखिरी के 10 पन्ने, जहाँ पर दो प्रेमी प्रेमिका
अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। उसमें आपने जिस अधूरेपन का जिस तरह से जिक्र किया है और कहानी जिस तरह से खत्म होती है, मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत एक तरीका रहा है आपकी प्रस्तुति का। तो मैं तो बहुत बधाई देना चाहूंगी एक पाठक के तौर पर कि बहुत प्यारी सी कहानी है और आगे आप बहुत लिखें, ऐसी हम लोग कामना करेंगे। लेकिन आप मुझे इस पर जरूर बताएं कि जब आप ये चरित्र रच रहे थे तो क्यों आपने वो दुनिया ही चुनी जो राघव की और सायरा की दुनिया है? देखिए, पहला जो आपने सवाल कहा कि पात्र बहुत कम कहते हैं, कम बोलते हैं, और वो चूंकि बॉम्बे में वैसे भी आदमी बहुत कम बोलता है क्योंकि वो टाइम नहीं है उसके पास। वो बहुत फास्ट लाइफ का हिस्सा है। उसका जीवन रात भर जिस जिस ट्रेन के जरिए वो जीवन उसका निर्वहन हो रहा है, वो रात को मध्य रात्रि तक चलती है, मध्य से भी ऊपर आप कह लें, तो वहां बोलने की गुंजाइश नहीं है। वहां जीवन स्वाभाविक, और वहां किसी को वहां ब्लास्ट हो रहे हैं तब भी लोकल चल रही है, वहां आतंकी घटनाएं हो रही है तब भी लोकल चल रही है। वहां वो सारी अवस्थाओं में जीवन केवल सुचारू रूप से प्रवाहित है। हम इसे मुंबई स्पिरिट के नाम से जानते हैं, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन वो जीवन वहां वैसा ही है। वहां उतना टाइम नहीं है। वहां जो व्यक्ति की भावनाएं हैं वो उतनी ही है जितना वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बैठ जाए। अदरवाइज उसके पास उतना समय नहीं, क्योंकि उसके पास अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो रोजी रोटी का संकट है वो इतना बड़ा है कि वहां पर प्रेम का फूल है, लेकिन उसकी महक वैसी नहीं है जहां पर आप स्थिर होकर के उसके साथ ठहर जाएं। तो प्रेम अपने संघर्ष के साथ है और प्रेम अपनी पूरी जिजीविषा के साथ है। उन त्रासदियों के बीच प्रेम है जहां पर कोई भी प्रेमी अपने प्रेम को बचाने के लिए उसे उसे लगातार खिलाए रखने के लिए वो लगातार संघर्षशील है। तो वहां वो पात्र आपके उस कथा का हिस्सा है। तो ये एक बड़ी वजह रही। दूसरा जो आपने कहा कि दूसरा सवाल आपने ये कहा कि यही पात्र क्यों या यही दुनिया क्यों, तो मुंबई बहुत बहुत ज्यादा जिसको कहेंगे कि एक शब्द माया यूज होता है। अब माया में क्या क्या घट सकता है, तो ये वो मुंबई का वो हिस्सा है जिस पर मेरी निगाह गई, जिस पर मेरी नजर गई, जिस पर मैं लोकल ट्रेन में घुमा करता था। तो वहाँ जो मछुआरन महिलाएं थी वो कैसे स्टील के बड़े से एक पात्र में भागते हुए अपने सिर पे मछलियां रख करके जाती थी, फिर उन्हें बेच करके आती थी, फिर वो दोबारा। अच्छा, ये सारा जो घटनाक्रम सुबह पहली लोकल से होता था 3 बजे 4 बजे, और वो जा रही है फिर वो लौट रही है। उनका जो जीवन है वो जीवन अपने आप में वो लोगों के बीच में है, लेकिन वो जीवन जो है वो कभी भी उस धारा का हिस्सा नहीं है जहां पर व्यक्ति देख पाए कि केवल मछलियां बेचने वाले लोग केवल मछलियां बेचने वाले व्यापारी नहीं होते, बल्कि उनके जीवन जो है वो बहुत अलग तरह से घट रहा है। समंदर में घट रहा है, उस पृथ्वी पे 21 जो 70% जो जल है, उस जल के जीवन में उनका एक जीवन घट रहा है, उसमें उनका संसार पल रहा है। और वो भी आपके उन्हीं राजनीतिक उठापटक, उनकी सामाजिक उठापटक उस द्वंद का हिस्सा है जिसमें आपने शायद उन्हें देखा ना गया हो या उन्हें समझा ना गया हो। मुंबई में ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो छूट गए हैं, जो सामने नहीं आ पाए हैं, जो मतलब मेरे अपने जहन में भी मैंने 26/11 जैसा बड़ा इवेंट, बड़ा घटनाक्रम, बड़ी त्रासद घटना वहां पर मैंने लगातार देखी। और वहां भी कई चीजें, जीवन लहूलुहान है, जीवन हाशिए पे चला गया, जीवन को देखा ही नहीं गया। ऐसे कई बातें, ऐसे कई सारा एक संसार जो है इस महाविशाल माया में खो सा गया है। तो वो जब आप उसको देखते हो, आप उसको समेटने की कोशिश करते हो, आप साहित्य जीवन के उन्हीं अवशेषों को बचाता है, उसके केंद्र में लाता है, उसे सहेजता है, उसकी संवेदना को, उसकी सहानुभूति को, उस मनुष्य जीवन में जो छूटा है, जो बिखरते रह गया, उसको सहेजने का काम करता है। तो वहां मेरी दृष्टि थी, वहां मेरा एक
नजरिया था कि मतलब ये लोग कौन है, ये कहाँ से आते हैं, ये जो पात्र रघु है वो कैसे वहां पर पॉलिश वाले जो धंधे करते हैं, वो जो पॉलिश लगाता है, आप उससे कई बार मेरा अपना अनुभव रहा कि मैंने भी अपने जूते पॉलिश करवाए। बड़ा एक ट्रेंड है वहां पर ब्रिटिशर्स का, एक ऐसा शहर है भारत का जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज रहा है, जहाँ पर पहली ट्रेन चली, जहाँ यूनिवर्सिटी खुली, डिसिप्लिन एक अलग तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग तरह से, वहां पर जो जीवन है वो जीवन इतने अनुशासन के बीच भी अपने पास उन संवेदनाओं को बचाने की कोशिश करता है, बचती नहीं है लेकिन बचाता है। तो मैंने वहां प्रवेश करने की कोशिश की कि यार ये जो लड़का है ये आपके बूट पॉलिश को साफ कर रहा है, या ये कहाँ से है, ये इसको ये लाइसेंस देता है, इसको पुलिस वाले रखते हैं, मुखबिर है, बड़ी अलग तरह की दुनिया है। वहां पर आपके पास मतलब सिविल फॉर्म में, आपके सिविल यूनिफॉर्म में आपके पास पुलिस वाले हो सकते हैं, कुछ एक आपराधिक एक अलग तरह का वहां पर एक दौर रहा है। वहां वो सारी चीजें, वहां रोजी रोटी के लिए वहां लगातार स्टेशन पे घट रहा है। तो ये वहां पर एक कल्पनाशीलता, एक लेखक कल्पनाशीलता भी है, राजनीतिक घटनाक्रम भी है, वहां से देखने का नजरिया भी है, फिर वहां पर एक पत्रकार का नजरिया भी है, क्योंकि हम लोग वहां पर थे जब तक मैंने बहुत करीब से बहुत सारी चीजों को देखा। बहुत ही अलग तरह के पॉलिटिकल घटनाक्रम वहां हो रहे थे, 2006 का ब्लास्ट भी हुआ था वहीं पर। वो सारी चीजें देखने के बाद आपको लगता है कि आपको इसी दुनिया को समेटना चाहिए। इस दुनिया में कौन कहाँ किस तरह से गया है, क्या वो साहित्य का हिस्सा है, और यदि है तो क्या वो साहित्य का हिस्सा है जो बहुत ही एलिट क्लास के लिए, या जो बहुत ही दार्शनिक संदर्भों में, या बहुत ही भाषाई जादूगरी में चीजों को निकाल करके खड़ा कर रहा है, जिसका जिसका जहां तक शायद वो तब का पहुंच नहीं पाएगा, जो मतलब जानता ही नहीं कि मेरे जीवन में केवल उसको केवल सर्वाइवल करना है, जिसके पास रोजी रोटी का ही संकट इतना बड़ा हो, उसके पास भाषाई जादूगरी और चमत्कार से खड़ा हुआ जीवन कितनी देर तक सस्टेन कर पाएगा। तो वो सब चीजें जो मैं देख पा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब ये दुनिया है, इस दुनिया के पात्र हैं, इनका एक जीवन है, और इस जीवन के लिए कथानक मेरे पास, मुझे ऐसा लगा कि ये पात्र यही आसपास हैं, तो मैंने उन्हें संजोने की कोशिश की, प्रयास किया, और ये एक सृजन के रूप में आपके पास है। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि जब बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाएं होती हैं या आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, हम बम धमाकों की बात सुनते हैं, तो हमारे लिए बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग दूर होते हैं उस परिदृश्य से या उस स्थान से, उन्हें खबर की तरह चीजें मिलती हैं कि 12 लोग मारे गए या 15 लोग मारे गए, लेकिन वो 12 लोगों की अपनी एक छोटी दुनिया है, और उस छोटी दुनिया में कितनी बड़ी चीजें हो जाती हैं उस घटना की वजह से, इसका एहसास शायद हम नहीं कर पाते। और ये बहुत बखूबी आपकी जो आपका जो उपन्यास है वो हम सबको कराता है, और जब आप पात्रों से जुड़ जाते हैं। सच कहूँ तो जब मैं पहला हिस्सा पढ़ रही थी तो मुझे बहुत नजदीकी महसूस नहीं हुई थी पहले हिस्से में आपके दोनों पात्रों से, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे, और स्पेशली जब अंत आता है तो वो दोनों पात्रों के लिए आप खुद जीना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो। आप चाहते हैं कि उनकी जो पूरी लड़ाई है जीवन को जीने की, जो जिजीविषा की बात आप कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक सार्थक अंत में जाए, और वैसा ही अंत आप देते भी हैं सारंग जी। लेकिन बार बार इस कहानी में, चूंकि आपने पहले ही कहा है कि राजनीतिक परिदृश्य की भी बात है, वहां पर धर्म भी आया है। इस धर्म को लेकर आपका क्या टेक है, क्योंकि कई पात्रों के माध्यम से आपने कुछ चीजें बुलवाई हैं, कोई विशेष उसका अगर आशय था तो हम सबके सामने उसको रखें। देखिए, जो दोनों केंद्रीय पात्र हैं, जो दत्ता सावंत है और वो जो जालना है, देखिए ये बहुत जीवन के बहुत निचले हिस्से से आए हुए लोग हैं, जिनके और किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राजनीति में, किसी भी समाज के उनके भीतर जो जीवन के निचले हिस्से से में जीने वाले लोग हैं, उनके लिए धर्म जो है वो केवल रोटी है, वो रोजी रोटी का संकट है। और जो आदमी रोजी रोटी के संकट में है, उसके लिए वो सब मायने नहीं रखता कि किसने किसको पूजा और कौन किसके पूजा घर में उपासना स्थल पे जाकर के गया, क्योंकि वहां असली जो मुद्दा है वो आपके अस्तित्व का है, रोजी रोटी के संकट का है।
तो मेरे जो पात्र वहां कह रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने उनके जीवन में वो समय ही नहीं है कि वो इतना जा करके अपने धर्म को पहचान सके, इबादत को पहचान सके, प्रार्थना स्थलों को जान सके। समय ही नहीं है, वो बचेगा ही नहीं तो कौन सी पूजा और कौन सा ईश्वर। तो वो जो है बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक दुनिया, जो आज की तारीख में भी मैं कहता हूँ कि बहुत ही व्यवहारिक दुनिया है, जिसमें आप किसी तरह की एक धर्म की पताका लेकर के नहीं जी सकते, वो संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब यदि आप किसी यूटोपिया में जी रहे हो कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति, मनुष्य का जो पूरा मनोविज्ञान है वो स्वाभाविक रूप से उसके जिसके साथ वो लड़ रहा है उसी के साथ रह रहा है, उसी के साथ सुख दुख साझा कर रहा है, उसी के साथ जीवन यापन कर रहा है, उसी के साथ उसके उसके रोटी बेटी के संबंध बन रहे हैं। मनुष्य है वो, मूल रूप में मनुष्य, वो ऐसा ही करेगा। अब उसको आप अलग तरह से मान्यता दे दो कि ये फलाना धर्म का है, ये ढिमका धर्म का है, इसलिए काम नहीं करती चीजें लॉन्ग टर्म में, बिल्कुल काम। पहले भी इतिहास में हमने देख लिया, 600-700 साल पहले यूरोप में जो हुआ धर्म के नाम पर, और वो काम नहीं करती। काम जो करती है वो यही करती है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में जब लोग मिल करके अपने अस्तित्व को, अपने जीवन यापन के को बनाने के, उस जीवन को बचाए रखने के तौर तरीकों में आपस में जब गुथे हुए हैं, तो फिर उसके लिए वो मायने रखते ही नहीं है, वो स्वाभाविक हो जाएगा। आप, क्योंकि मैंने बहुत इस देश को बहुत समझने की कोशिश की है, काफी घूमा फिरा हूँ, वो काम नहीं करेगी। आप कितना ही कुछ कर लो, वो मतलब किसी मंदिर की नींव में किसी किसी दूसरे धर्म के लोगों के हाथ होंगे, और किसी मस्जिद की नींव में भी किसी दूसरे धर्म के लोगों के हाथ होंगे, तो स्वाभाविक होगा, आप उसको नकार नहीं सकते। ये मनुष्यता है, ये हमारे अपने संबंध है, स्वाभाविक रूप में हार्मोन्स काम कर रहे हैं, 50 दूसरी चीजें, टेक्निकल साइंटिफिक, अब तो बहुत दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम एआई की दुनिया में पहुंच रहे हैं। तो वो आप, यदि आप ये सोच रहे हो कि वो जो जड़ता है, धार्मिक सांप्रदायिक जड़ता है, उससे आप जीवन को चला लोगे, संभव नहीं है। आप आप अपने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से, जालना आध्यात्मिक हो रहा है। आपने देखा होगा, मेरा अपना मानना है कि मैंने अपने पात्र को आध्यात्मिक बना दिया। वो बोल रहा है कि मुझे उस ब्रह्मांड में वो जो मेरा देने वाला है मुझे दे देगा, मुझे इबादत की तरफ नहीं जाना। उसके अंदर से अपना एक कबीर जागृत हो रहा है। वही जो दूसरा पात्र है वो विरक्ति है, उदासीनता है, उदार, वो एक अलग तरह के जीवन में पहुंच गया है। वो वहां से उसके अध्यात्म को देख रहा है। उन किसी तरह के मूर्त स्वरूप में नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने स्वाभाविक जीवन को अंगीकार कर लिया है। तो जब उन्होंने अंगीकार कर लिया है तो वो ज्यादा आध्यात्मिक हो चुके हैं। धर्म संप्रदाय के रूप में, या जब संप्रदाय के रूप में आता है, क्योंकि हमारा अपना देखने का, हमारी जो परंपरा है उसमें धर्म को देखने का नजरिया अलग है। लेकिन यदि वो संगठन या किसी प्लेटफॉर्म के रूप में, या किसी उद्देश्य के रूप में, किसी एजेंडे के रूप में आता है, वो काम नहीं करती चीज, ये काम करती, मतलब आज से 50 साल बाद भी काम नहीं करेंगे। जी जी, निश्चित रूप से। मैं फिर से आपको बधाई देती हूँ, और मेरा ख्याल है हमारे तमाम पाठकों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, तमाम दर्शकों को भी। और अगर किन्हीं के पास कोई सवाल हो सारंग जी के लिए तो आप निश्चित रूप से पूछें। अगर चैट बॉक्स में हमें कोई सवाल भेजना चाहें। नेहा जी, सवाल जी, तो नहीं है, फेसबुक जी के माध्यम से खूब हो रही है, जो मैंने यहाँ कॉपी कर दी है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ गीता दुबे जी जुड़ी हुई, जो कि स्वयं भी कहानीकार है, सुदीप सोहनी जो कि फिल्मों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, वो भोपाल से जुड़े हुए हैं। मीनू रावत, डॉक्टर मीनू रावत जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। कल्पना पंत बंगाल से जुड़ी हुई है, और रमेश कुमार सिंह ये हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इन सब का भी स्वागत है। और जो कमेंट्स आए हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तब। जी जी, तो सारंग जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो परिचर्चा हुई, निश्चित रूप से आपकी उपन्यास की यात्रा और उपन्यास से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में हमारे दर्शकों को लाभ मिला होगा। और निश्चित रूप से ये बहुत प्यारा उपन्यास है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। मैं अब विजय शर्मा जी को मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नेहा तिवारी।
और सारंग का उपन्यास अभी तक पढ़ने का मुझे अवसर नहीं मिला है, क्योंकि मेरी कुछ डेडलाइन होती है और आजकल मेरे लिखने पढ़ने दोनों की स्पीड बहुत कम हो गई है। पहले तो मैं गजब अभी भी मैं पढ़ती हूँ 7-8 घंटे, इसमें कोई शक नहीं है, लिखती भी रहती हूँ, लेकिन स्पीड पहले से कम हो गई है। लेकिन मुझे पढ़ना है, अभी दिन मैं लेकर के जरूर पढ़ूंगी उसको। हमारे अगले वक्ता अनक शर्मा है, जो कि जैसा मैंने उनके आने से पहले बताया था कि वो मस्कट से हमारे साथ जुड़े हैं, जहाँ का समय भी भारत के समय से थोड़ा अलग है। और मैंने ये पहले बताया था कि मस्कट में रहते हुए भी और एकदम अलग तरह का काम से अनक जुड़े हुए हैं। और अनक की 2 किताबें कहानी संग्रह के रूप में आ चुकी हैं। उपन्यास उनका पहला है, पहले उपन्यासकार के रूप में ही वो अपनी लेखन यात्रा यहाँ पर हमारे साथ साझा करेंगे। और अनक से भी मेरा परिचय है, लेकिन अनक से मेरा परिचय बहुत पुराना है। और अनक से एक तरीके से कहना चाहिए कभी हमारा परिवार मिला नहीं है, लेकिन पारिवारिक संबंध जैसा हमारा है। हम हर दूसरे तीसरे दिन जरूर बात करते रहते हैं और ये लगातार मेरा हालचाल पूछते रहते हैं और वहां से खूब बढ़ावा देते रहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, आप लिखिए, पढ़िए, ये सब। अनक से मैं सिर्फ मिली एक बार पुस्तक मेले में, और वो भी कुछ मिनट के लिए। और आप जानते हैं पुस्तक मेले में सिर्फ हाय हेलो होती है, लेकिन अनक सृजन संवाद के और मेरे बहुत प्रिय हैं। इनको पहले भी सृजन संवाद का मंच मिला है, लेकिन आज हम लोग बहुत खुश हैं कि वो अपने उपन्यास की लेखन यात्रा पर बात करेंगे। और उनसे बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर मंजुला मुरारी जी जुड़ी हुई हैं। वो ही उनका परिचय देंगी और वो ही उपन्यास पर प्रश्न भी पूछेंगी। मंजुला जी खुद भी एक डॉक्टर है और जैसा थोड़ा बहुत मैंने देखा है, उनसे संबंधित ही उपन्यास अनक ने लिखा है, तो वो बेहतर ढंग से प्रश्न कर पाएंगी और अनक बेहतर ढंग से उत्तर दे पाएंगे। मैं मंच डॉक्टर मंजुला मुरारी जी को सौंपती हूँ ताकि वो अनक से बात करें। थैंक यू। हेलो, सृजन संवाद के सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। और अनक जी, आपका स्वागत है। एक युवा कथाकार हमारे बीच में है। आपका पहला उपन्यास आया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। हालांकि आपकी बहुत सारी कहानियां, जैसे विजय जी ने बताया, पहले छप चुकी हैं, लेकिन उपन्यास का एक चैलेंज शायद अपना अलग होता है। ये दिखा रही है धूप की मुंडेर और दूसरी है आवाजें कांपती रही। तो मेरे ख्याल में धूप की मुंडेर आपका 2019 में आया है, पर लेकिन शायद 2010 या 13 के आसपास से आपकी कहानियां छपती रही हैं। तो संक्षेप में इनका परिचय देती हूँ। इनका जन्म 1984 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में रहे से हुआ है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा हुई है और नोएडा कैंपस यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया है। और उसके बाद अभी नेशनल हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट में होटल मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। तो अनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी हो सकता है आपको बीच में मेन सेंटर स्टेज में लाएंगे अभी, और आप अपने उपन्यास के बारे में हमें बताएं कि ये किस तरह से इसको लिखने का आपने सोचा। और इसका काफी बढ़िया रोचक उपन्यास है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, मन को छू लेने वाली, और बहुत अच्छे घर के सभी लोगों के रिश्ते और सब इसमें बयान करे हुए हैं। कुछ हिस्सा जैसे विजय जी ने बताया, कुछ मेडिकल डिटेल्स भी इसमें दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपसे पहले बात करी कि बहुत ही दिल को छू लेने वाले तरीके से आपने सब लिखा है। तो आए अपने उपन्यास के बारे में हम सब लोग को बताएं। इनसे
उपन्यास के बारे में जब ये लिख लेंगे उसके बाद परिचर्चा करने के लिए मैं सभी को बुलाऊंगी, खासतौर पे विजय जी को। तो आइए अनक जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल साफ है। सबसे पहले सृजन संवाद में और फेसबुक से जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार और सबका मैं स्वागत करता हूं। दूसरा, सारंग की बात सुन के ना मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया। मैं बोलता बहुत अच्छा सिर्फ दो ही जगह हूँ, या तो क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के सामने या बहुत मतलब क्लोज रूम में दोस्तों के पास। तो एक तो मुझे ये बहुत प्रेशर है कि अब बात कैसे आगे बढ़ेगी। सारंग इतना सुंदर इतना अच्छा बोल के गए हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसके बराबर ही निभ जाए। और ये उपन्यास तो मैंने उपन्यास के तौर पे लिखना नहीं शुरू किया था। ये एक लड़की की कहानी थी जो कैंसर पेशेंट है और उसके बेटे के बीच बहुत क्लोजनेस नहीं है। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों के बीच माँ बेटे के बीच में बहुत इमोशनल बॉन्ड नहीं है। पर अल्टीमेटली जब उसको लगता है कि अब टाइम नहीं है, तो कैसे धीमे धीमे चीजें रिवाइव करने की कोशिश होती हैं। ये शुरुआत की थी मैंने कहानी के तौर पर, ये एक लंबी कहानी लिखने की कोशिश थी, पर दो लोगों का बहुत इसमें वो रहेगा इस कहानी को उपन्यास में बदलवाने के लिए प्रेशराइज करना मुझे और मेरे पीछे रखना और मुझे विश्वास दिलाना कि कहानियों के दो संग्रह आ गए हैं, अब उपन्यास आना चाहिए और मुझमें उतनी कैपेबिलिटी है। एक तो अनुराग वत्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पैम्पर करते हैं, पुश करते हैं और अच्छा सोचने वाले मित्र हैं। उनका बहुत प्रेशर था कि मैं इसको उपन्यास के तौर पे लिखूं और उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम उपन्यास के तौर पे लिखो। और मैं वो उन दिनों बिंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके संपादक थे, उसकी कमान देख रहे थे। उन्होंने ही कहा कि आप ये लिखिए और मैं चाहता हूं कि तुम बिंज के लिए एक उपन्यास लिखो धारावाहिक के तौर पर। तो ये 10 अलग अलग उपशीर्षकों के साथ ये उपन्यास लिखा गया है। दूसरा, इस उपन्यास को बढ़ाने में प्रत्यक्षा जी ने मेरी बहुत मदद की। एक जगह में आके राइटर्स ब्लॉग बोले या मेरा मन उब गया था कि अब इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो प्रत्यक्षा जी ने मुझे फोन किया, मैंने समझ नहीं आ रहा है तो उन्होंने फोन किया, बहुत लंबी बात थी, कुछ सुझाव दिए, तो जिसके बाद ये रुका हुआ उपन्यास आगे बढ़ा। तो बहुत विशेष इसकी योजना नहीं थी कि मुझे बहुत लंबे टाइम से लिखना था या क्या था। ये बाय ग्रेस ऑफ गॉड या जैसे भी जो इसकी यात्रा होनी चाहिए थी वो सारी सीधी थी इस उपन्यास के लिए और सही समय पे थी, तो वो एक के बाद एक होती चली गई। पर यह है कि यदि अनुराग मुझे प्रेशराइज नहीं करते या प्रत्यक्षा जी मुझे नहीं बोलती कि नहीं इसको तुम थोड़ा 2-4-5 दिन रुक के दोबारा उसको हाथ लगाओ, तो हो सकता है वो ब्रेक टूटे, वरना ये कहानी के तौर पर ही रह जाती है। और मैं मूलतः कहानीकार हूं, तो मुझे कहानियां लिखने में ही सुविधा लगती है। बाकी बहुत लंबी बात करने का तो मुझे ये है कि कैसे होगी, तो अगर आप कहें तो मैंने 3 कैरेक्टर हैं कथा के मेन। एक लड़की है जो जन्म से सरदार है पर जिसे एक मुसलमान स्त्री ने पाला है और उसने उसको राहिला नाम दिया है, वो मेन कैरेक्टर है। और जिस स्त्री ने उसे पाला है वो है रोशन बीवी, वो उसकी माँ की तरह है, वो दूसरा मेन कैरेक्टर है। और इस लड़की का एक बेटा है अमन, जिसको कि वो लोग प्यार से अमू बुलाते हैं, वो तीसरा वो है मुख्य कलाकार या मुख्य किरदार इसका। ये उपन्यास और ये तीनों लोग इसमें 3 चेहरे इस कवर पर हैं। ये कथा इन्हीं तीनों लोगों की है। तो मैंने सोच रखा था कि इन तीनों से जुड़े हुए कुछ उन टुकड़ों के ऊपर बात निकल आए। अगर आप बोलें तो मैं या तो हम बात ही कर सकते हैं या मैं कुछ पढ़ सकता हूँ। ठीक है अनक जी, आप जो जिस तरह से आप पार्ट्स उसके सुनाना चाह रहे हैं उस तरह से सुनाइए, फिर डिस्कशन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते रहेंगे। तो मैं बढ़ूं? अच्छा, इसके ये सारा उपन्यास कई उपशीर्षकों में चलता है। तो पहला शीर्षक है धुएं को क्या मालूम, वादी क्या, दरिया क्या, मैदान क्या। मैं जहां हूं वहां की हवा चुप है, शांत है, उसकी लरज में एक ठहराव है, ऐसा ठहराव जैसा वादी छोड़ने के बाद पानी में धीरे धीरे आने लगता है। यही पानी जब किसी तलहटी से निकलकर मैदान के किनारे जा लगता है तो एकदम खामोश धुएं में तब्दील हो जाता है।
जो बिना हलचल आगे बढ़ता है। यूं तो किसी धुएं को यह पता नहीं होता कि वादी क्या है, दरिया क्या है, मैदान क्या है। कोई भी धुआं ये जानता ही नहीं कि वह किस वादी से निकला हुआ दरिया है। वह बस एक ही चीज जानता है, एक ही चीज, और वह है दूर तक फैली हुई चुप्पी, जिसे हम और आप साफ साफ लहजे में मौत कहते हैं। मौत यूं तो हर घर, हर आंख के लिए अलग होती है, फिर भी एक सन्नाटा, एक टुकड़ा ऊबड़ खाबड़ जमीन हर किसी के हाथ पर रख जाती है कि जब तक तुम्हारा संतुलन बना रहे तब तक इस सन्नाटे को फांको। अमू ने जाने कितने वक्त तक इस सन्नाटे में खुद को डगमगाते देखा। कितनी बार किसी को आवाज देनी चाहिए, पर पलट पलट के यह आवाज कभी किसी धुएं में खो गई तो कभी किसी सन्नाटे की तह में पड़ी धूल में छम से जा गिरी। साल 14 में जब राहिला मरी तो वह 38 की थी और अमू 17 का। राहिला का असली नाम तलजीत था, पर हीरेंद्र ने जब उसे दयालबाग के पार अंधेरे में रोशन आरा पर छोड़ा तो वहां उसका नाम राहिला हुआ। रोशन ने नाम के अलावा कुछ और कभी बदलना जरूरी ही नहीं समझा। तब से कुल यही जमा पहचान रही उसकी, नाम की राहिला और सुमिरन नानक की। वह अपने जन्म के 3रे साल रोशन बी के हाथों सौंप दी गई थी। जिस बरस राहिला पैदा हुई वह आपातकाल के बीच का साल था, साल 76। यूं तो हीरेंद्र का घर कुनबा बहुत खुश हुआ कि उसकी बेटी सोने की कनी सी सुनहरी, ओस पड़े गेहूं सी नाजुक, बारिश की बूंद सी उजली है, पर इतने के बाद भी कहीं उस घर में कोई ऐसी आंच सुलग रही थी जिससे धीरे धीरे इस घर की खुशी की नमी में भाप उठने लगी। 75 का ये वो वक्त था जब हर ओर खौफ, डर और सुगबुगाहट थी। घरों के दरवाजे इस मुस्तैदी से बंद थे कि उन्हें कोई परछाई तो क्या, सांस भी पार करके बाहर नहीं। प्रकाश ले जाना है क्या तुमको? ले जाना है क्या? महंगा आप रख लेना, मैं कर लूंगा। हाँ ठीक, ये बोल रहा था मैं। तो माइक बंद कर लीजिए और लोग। फिर भी अमले के अफसर भेल बकरियों की तरह पूरे मोहल्ले के जवान लड़कों के साथ हीरेंद्र को भी खदेड़ते हुए अस्पताल ले गए। दूसरे दिन वह अस्पताल से सीधे घर नहीं, रोशन के पास पहुंचा, और दिनों तक वहीं रहने के बाद जब उसकी झिझक हिचक खुली, हादसे की शर्म कुछ कम हो उतरी, और इससे भी ज्यादा जब साल भर पहले ब्याही जोरू की याद ने अंदर हरा होना शुरू किया, तब उसने घर की राह ली। लौट के आने के बाद वह पहले जैसे नहीं रहा था। उसके भीतर एक नई जमीन उभरने लगी थी जो मुलायम नहीं थी। कोई साया उसके अंदर से झांकने लगा था, और ये साया उस दिन बाहर निकल अपने पूरे रंग में उसके ऊपर छा गया जिस दिन उसे खटका हुआ कि उसकी नसबंदी के बाद जोरू को औलाद कैसे हो सकती है। उस दिन के बाद वह बार बार ताकीद करता रहा, बार बार जवाब मांगता रहा। वह दिन में सबके सामने जितना चुप रहता, रात में अकेले होते ही जवाब जानने को उतना ही बेचैन हो जाता। धीरे धीरे आसपास ये बात पसरने लगी कि रंधावों के घर की हवा गर्म हो चली है। उसका सहन में आना जाना अब बढ़ने लगा था। इसी आने जाने के बीच उसने रोशन से अपने मन की बात कही थी। घर तो यूं भी हीरेंद्र के लिए अब वीराना था, जहां सबके होते हुए भी चुप्पी उतर आई थी। वह बार बार अपनी बात का जवाब मांगता। जब जवाब न मिलता तो चुप्पी की उस दीवार पर दुगनी तेजी से चोट करता कि शायद ये दीवार गिर जाए और उस पर इस बच्ची का भेद खुले। ऐसा कम ही होता था कि जवाब की जगह वहां चुप्पी पसरी हो। अक्सर तो राहिला की माँ सारी सारी रात हीरेंद्र को समझाती रहती, गिड़गिड़ाती रहती कि साईं, हो जाता है ऐसा, मालिक करिश्मा करे तो ठूठों से पत्तियां फूट पड़ती हैं, सूखी चटकी जमीन में बारिश के आने से फूल उग जाते हैं, वह बादल के बाद धूप दिखा ही देता है, बरसते मेह के बीच भी रंगीन इंद्रधनुष रखी जाता है। नानक की मूरत जिस घर में हो वहां उसके उजाले में कभी कोई बादल ठहरता है साईं। फिर एक गहरा काला बादल नानक की मूरत को पार कर उन दोनों के ऊपर छा गया। एक दिन अलसुबह राहिला की मां आंगन पार सीढ़ियों से बाहर सड़क पर चोट खाई खूनम खुलिथड़ी पड़ी थी, और 3 साल की वह किसी अंधेरे कमरे में नशे में धुत बाप की चीख पुकार से डर दीवार से चिपक के रो रही थी। शाहपुरा वाले जब सर कांधे में डाले बेटी की लाश दरवाजे से उठाने आए तो घर के अंदर से रह रहकर हीरेंद्र के चीखने की आती आवाजों से डर के
बच्ची के बारे में कुछ पूछ भी न सके। इस घटना के बाद जब उसे रोशन के पास छोड़ने आया तो रोशन ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, आज के आइंदा सहन में दाखिल न होना हीरो। उसने रोशन को देखा और बिना एक शब्द कहे सीढ़ियों से उतर गया। आवारा धूल का एक बवंडर जो बड़ी देर से गली में मंडरा रहा था, धीरे धीरे बोझ से भारी हुई रोशन की बाहों की तरह निढाल होकर नीचे बैठ गया। रोशन ने बच्ची को गोद से नीचे उतारा, फाटक बंद कर लिया। उसके बाद रोशन को इधर उधर से उड़ते उड़ते इतना ही पता चला कि हीरेंद्र ने जोर जुगाड़ से एक फर्जी मामले में खुद की गिरफ्तारी दी है ताकि उस पर कत्ल का कोई हिसाब न बैठे। जब अमू पैदा हुआ और राहिला उसके साथ सहन रोशन आरा लौटी, तब तक उसके लिए कोई नाम ही नहीं सोचा गया था। वह उसे सिर्फ लाला कहकर पुकारती थी। वह कोई 2-2.5 महीने का था जब वे सहन वापस आए। तब रोशन ने उसका नाम हीरेंद्र की तर्ज पर अमरेंद्र रखा था, पर राहिला को अपने पिता के नाम से जो हिकारत थी उसके कारण उसका नाम बदलकर अमन रखा गया और प्यार की पुकार का नाम अमू बना। अमू ने धीरे धीरे उन दोनों के, खासकर राहिला के मन के सारे खाली कोने कुब्जों में अमन की ऐसी बयार भर दी थी कि अब उसके मन का ताप धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। मन का ताप तो बैठा जा रहा था, पर उसकी देह भीतर एक भट्टी सुलगने लगी थी जिसके उठते धुएं के बादल ने छाकर उन्हें अपने अंदर ढकना शुरू कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले आकर एक बादल राहिला और उसकी मां के ऊपर छा गया था। राहिला उस बादल के फंदे से भी बाहर नहीं निकल सकी थी और उसे ये पता था कि उसके लिए इस बार के बादल की गिरफ्त से छूट पाना भी मुश्किल है। पर उसकी एक ही कोशिश थी, एक ही चाह थी कि वह अंधेरे की इस गहरी खो से अमू को बाहर रोशनी में खड़ा कर सके, जिसके लिए वह लगातार उसे बाहर धकेल रही थी। राहिला का मन छलांग लगा उन दिनों बार बार जाने किस पिछले वक्त में पहुंच जाता था, मानो वह उसके सीने में होकर भी कहीं दूर किसी गीली सड़क के किनारे खड़ा जाने किसे तलाशने की कोशिश कर रहा हो। वह अपनी इस तलाश में अमू को भी शामिल कर लेती थी। मुझे बार बार एक सपना आता है अमू। कैसा सपना मम्मी? एक दूर का देश है जहां कहीं सूखी घास के ऊपर पानी बरस रहा है, सिवाय उसके कुछ और भी नहीं भीग रहा वहां। किसके? वही जिसकी 2 नीली आंखें बारिश के साथ साथ मुझे भी देख रही हैं, जिसकी देह किसी देश के पुराने वक्त की सैनिक वर्दी से लैस है, जिसके एक कोने पर उसका नाम लिखा है जो हर बार मुझसे पढ़ना छूट जाता है। मैं लाख कोशिश के बाद भी उसका चेहरा नहीं देख पाती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ कि वह कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, उसकी हंसी कैसी है, वह हंसता ज्यादा है या खामोश रहता है। चेहरा देखने से पहले ही उसकी आंखें मेरी नजर को अपनी ओर खींच लेती हैं। उसकी बाईं आंख की निचली पलक पर बारिश की बूंद रुकी है या आंसू टिका है, ये देखने से पहले ही हर बार मेरी नजर उसके पैरों के पास फैली हुई लाल स्याही पर ठिठक जाती है। उसके बाद शोक धूप के मौसमों में जैसे कुछ लोग बोलती हुई आवाजों के बीच से उठकर चुपचाप लौट के जाती हुई खामोशी को जाकर थाम लेते हैं, ऐसे ही वह ओझल हो जाता है। बीच धार जब पानी करवट बदल के पलट के वापस लौट जाता है, तब गले की चुप्पी चटकी हुई खुशकी किसी एक ऐसी खिड़की को खोजती है जिसमें से आती हुई नमी को वह अपनी बेआवाज दरार में ले जाकर सुला सके। मुझे ऐसी बरसात में भी वह नमी कहीं नहीं दिखती अमू, कहीं भी नहीं। मुझे बस दिखता है हर ओर फैला हुआ गहरा गाढ़ा लाल रंग। फिर उस गहरे गाढ़े लाल रंग से डरकर मेरी आंखें खुल जाती हैं। सपने वपने के बारे में इतना सोचना अच्छी बात नहीं है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। अमू ने करवट लेकर माँ का हाथ थाम दिया। थोड़ी देर रुककर राहिला ने कहा, अब मुझे लगता है कि यही गाढ़ा लाल रंग मेरे अंदर से बाहर आने को बेचैन है। वह उठा और बिना कुछ कहे कमरे के बाहर निकल गया। पीछे राहिला की आवाज उसकी पीठ से टकराकर जमीन पर किरची किरची बिखर गई। तुमको आज दिल्ली निकलना था डॉक्टर से मिलने के लिए। यहाँ वाले डॉक्टर को कल जो रिपोर्ट्स दिखानी थी दिखा लाए क्या? क्या कहा उसने? तुमने बताया नहीं। मैं अब एक नई जगह हूं, उस जगह से कोसों दूर जहां की हवा शांत थी,
जहां की हवा की लरज में ठहराव था। अब मैं इस जगह खड़े खड़े अपने आसपास नजर घुमाऊं तो लगता है कि यहाँ किसी चीज में ठहराव नहीं है। हर चीज भाग रही है, सब दौड़ रहा है, सब बदला जा रहा है। यहाँ बदलने से मेरा मतलब ईंट गारे की इमारतों से नहीं, न हवा पानी से है। इमारतें गिरकर मिट्टी बन ही जाती हैं, हवा पानी भी कहाँ बदलते हैं। दुनिया में हवा दिखती ही नहीं, जबकि उसका जीवन में बहुत महत्व है, पर हम उसे इतना ही मानते हैं कि बस नाक से खींचो और नाक से ही बाहर निकाल दो। रही बात पानी की, तो पानी हर जगह रुककर सड़ ही जाता है। बदलने में जो चीज सबसे बुरी तरह बिखरती है, बुरी तरह टूटती है, चोटिल होती है, तो वह हाड़ मांस का इंसान है और कोई नहीं। देह के अंदर की बुनियाद जरा हिलती है और इंसानी इमारत धराशाही। मेरे सामने जिनका संसार था, उनमें से पहली धीरे धीरे अपनी धंसती हुई बुनियाद को महसूस कर रही थी। दूसरा, बदलाव के नुकीले औजारों से खुद को आने वाले कल के लिए तोड़कर तराश रहा था, तैयार कर रहा था। और तीसरी, सबसे दूर खड़ी हैरान हो इस सब बदलाव को होते हुए देख रही थी। एक 16-17 बरस का लड़का दिल्ली की सड़कों पर जिंदगी का करतब देख रहा था। वो करतब जो किसी को भी चकरघन्नी सा घुमा दे, ऐसे करतब जो उसे कुछ ही दिनों में कुएं से निकाल गहरे समंदर में फेंकने वाले थे, और अब समंदर उसे तैरकर ही पार करना था। उसकी हथेलियों की दरारों में डर पसीने के साथ चुपचाप ऐसे आकर बैठ गया था कि वह जरा भी कांपे तो आंख में रुके पानी के साथ साथ वह भी हाथों से छल छला जाए। कितने दिनों से वह खुद को बहला रहा है कि वह दिल्ली जाएगा और वहां जाने पर ये रिपोर्ट्स किसी जादू से बदल जाएंगी। यह आगरा से बाहर उसकी पहली यात्रा थी। राहिला ने उसे कभी शहर से बाहर जाने नहीं दिया। दिल्ली जाने से पहले वह राहिला की प्रिंसिपल से मिलकर आया था और उनके मार्फत एम्स में किस डॉक्टर से मिलना है उसकी जानकारी भी ले आया था। अस्पताल की भीड़ देखकर एक बार को वह आतंकित हुआ। हर ओर मरीजों की भीड़ थी, लोगों का हुजूम था। जब पार करके वह डॉक्टर के कमरे में पहुंचा तो उसे बाहर एक के ऊपर एक चढ़ते हुए बेचैन धक्का मुक्की करते तत्पर मरीज दिखे। किसी जनरल फिजिशियन के पास ऐसी भीड़ देखने का यह उसका पहला अनुभव था। डॉक्टर ने उसकी हाथ से सारी रिपोर्ट्स लेके देखकर उसे एक जूनियर को रेफर किया कि इसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ले जाओ और वहां जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी हो आज उसे ही हैंडओवर करना ये रिपोर्ट्स। किसी इंटर्न के हाथ मत देना, मेरा रेफरेंस देकर कहना कि प्रायोरिटी बेसिस पर देख लें रिपोर्ट्स पर, फाइंडिंग्स मुझे बता दें। अस्पताल के लंबे गलियारों से निकल सीढ़ियां उतर एक पुरानी इमारत की तरफ बढ़ते हुए उसने साथ आए डॉक्टर से पूछा, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब? जहां कैंसर पेशेंट्स देखे जाते हैं, डॉक्टर ने बिना लाग लपेट के कहा। उसने बढ़ा हुआ कदम रोक दोनों हथेलियों का पसीना अपनी पैंट से कुछ यूं छुपाते हुए पूछा, मानो ऐसा करके उसके भीतर उमड़ता रेला हथेलियों की तरह कुछ देर के लिए सूख जाएगा। डॉक्टर ने रुककर उसकी पीठ सहलाई और कहा, डिपार्टमेंट में वाटर कूलर है, जाकर पहले पानी पी लेना। जी, वह एकदम धूप में आने के कारण ऐसा हुआ, वो कुछ खिसियाकर बोला। इसके आखिरी हिस्से में कुछ चिट्ठियां हैं, अगर आप चाहें तो हम ब्रेक लेके बात करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। जी, एक आपके लिए एक प्रश्न आया है। आपके उपन्यास का शीर्षक प्रतीकात्मक लगता है, इसका क्या मानी है? पूछ रहे हैं रमेश कुमार सिंह जी। रमेश जी, इस कहानी के आखिरी में कुछ चिट्ठियां हैं जो ये लड़की अपने बेटे के लिए छोड़ती है, और उसमें एक जगह लिखती है कि जिंदगी जो है वो नीली दीवार पे पड़ी हुई परछाइयां हैं जिन्हें धूप उतरने के बाद हमें खुरच के उतारना पड़ता है, और मैं चाहती हूं कि तुम्हारे हिस्से ऐसी परछाइयां कम आए, तुम्हारे हिस्से रोशनी ज्यादा ले रहे। तो ये पूरा शीर्षक उस कॉन्टेक्स्ट से निकाल के लिया गया है, क्योंकि इन तीनों की जिंदगी बहुत परेशान और एक दूसरे में बहुत घुली मिली रही है इन तीनों पात्रों की, और ये शीर्षक मुझे लगा कि इस पूरे उपन्यास की कथा को बताता है। बहुत अच्छा। जीवन जितना और दिखता है उतना होता नहीं है। जी हाँ, जी हाँ।
और इसका जो अगला हिस्सा है रमेश जी, न केवल इस उपन्यास का प्रतीकात्मक है, सॉरी मंजुला जी, मैं कह रही थी कि अनक के इस उपन्यास का ही शीर्षक सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि उनकी कहानियों के शीर्षक भी बहुत अलग हट करके होते हैं। उनके संग्रहों के शीर्षक भी बिल्कुल ऐसे होते हैं कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाएं, जो दूसरों से बेहतर और अपनी ओर खींचते हैं। तो ये रिश्ता भी है। सॉरी मंजुला, कंटिन्यू कीजिए। नहीं विजय जी, ठीक है। मैं ये कह रही थी अनक जी कि इसके बाद जब आपने बताया उसकी माँ की बीमारी का जिक्र, उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा है जिसमें वो कहीं फॉरेन लैंड में या तो गया है या कोई ड्रीम सीक्वेंस सा है जिसमें वो देखने चाहता है कि ये कुछ नीली आंखों का रहस्य है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। और एक ब्रीफ में थोड़ा सा अपूर्वा के बारे में भी, क्योंकि फिर उसका जीवन किसी खुशी की तरफ बढ़ता है जहां ये आपका नॉवल एंड होता है। तो दो चीजें आप थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जी मैम, थैंक यू। क्योंकि ये उपन्यास की कथा ऐसी है कि जब वो बहुत छोटा होता है, 2-2.5 महीने का होता है, तो इसकी माँ इसके पिता से अलग होके लौट आती है। और वो पिता जो है वो कोई स्पिरिचुअल टूरिस्ट था, जो फॉरेनर था, जो भारत का नहीं था। वो भारत की यात्रा पे आया था और इस लड़की से आगरा में मिलता है और एक बहुत छोटे समय में दोनों में प्रेम होता है। और ये लड़की बगावत करके परिवार से और रोशन आरा को ये बोल के कि मैं शादी करने जा रही हूँ, रुक सकोगी तो रोक लो, शादी तो मैं करूंगी। शादी करके चली जाती है और साल भर के भीतर ही, क्योंकि दोनों बहुत बहुत हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस लड़की की, तो दोनों कहते हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो इसको सिर्फ ये मालूम है कि वो शायद मेरे जो पिता हैं वो एक नीली आंखें थी उनकी। वो बार बार अपनी माँ से लगातार एक सपना भी सुनता है कि जिसमें उसे कोई नीली आंखों वाला, तो उसका ये इंप्रेशन है कि शायद मेरे पिता की आंखें नीली हुई। तो उपन्यास के एक हिस्से में जब ये नौकरी के सिलसिले में अपनी किसी काम के सिलसिले में यूरोप की उसमें जाता है और जब ये पोलैंड पहुंचता है तो वहां बर्फबारी हो रही है, और तो ये कोशिश करता है कि राह चलते लोगों की आंखें से देख सके। हालांकि इसके उसको ये मालूम है कि इसके पिता का कोई लेना देना नहीं है वहां के लोगों से, पर चूंकि एक इमोशनल कनेक्ट ढूंढने के लिए ये कोशिश करता है कि हर आदमी की आंखें देख सके। और जब ये थक थका के होटल लौट आता है तो इसे जो इसकी माँ सपना सुनाया करती थी वो सपना, और चूंकि ये पोलैंड में है और वो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि रहा है, तो उस घालमेल से इसे एक सपना आता है कि जिसमें एक लड़की है, वो किसी नाजी सैनिक के संग या किसी सैनिक के संग है अपने शहर से बाहर, और वो सैनिक के प्यार में है, उसके संग रहती है, और उस सैनिक की आंखें नीली हैं और बारिश पड़ रही है। और एक समय जब सैनिक अपनी टुकड़ी से के पास वापस जाने वाला होता है तो वो उस लड़की को गोली मार के छोड़ जाता है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है कि शायद कि क्योंकि मेरे माँ बाप अलग हो गए और मेरे पिता की आंखें नीली थी, और इसे ये नहीं मालूम कि उस सीक्वेंस में, उस सिचुएशन में किस तरह ये अलग हुए, तो बस एक इस तरीके का इंटरप्रिटेशन लेता है कि एक लड़की है और एक सैनिक है और बारिश हो रही है और नीली आंखों वाला है, और वो बाद में उसे मार के चला जाता है। हालांकि इसकी माँ जिंदा रही, इसको लेके आई, पर मुझे लगता है कि वो एक बड़ा प्रतीकात्मक तरीके का वो है कि हम लोगों के ब्रेन सपनों में जिस तरीके से इरेशनली बिहेव करते हैं, मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। बड़ी खूबसूरती से ये सब लिखा हुआ है। अब कुछ अपूर्वा के बारे में और उस मोड़ के बारे में। अपूर्वा चूंकि इसकी कलीग रही है और ये दोनों प्यार करते हैं, और लड़की इससे थोड़ी बड़ी है, 1-1.5 साल बड़ी है, तो उसके घर वाले ये कहते हैं कि उम्र में लड़का छोटा है पर चलो, पर ये इसने बहुत हीरो वर्शिप की है, ही वॉज बहुत डीपली इन्वॉल्व है अपनी मदर के साथ। तो उसे ये लगता है कि ये उस लूप से कैसे बाहर आएगा, माँ की डेथ से और उस बीमारी के लूप से कैसे बाहर आएगा। तो ये बीच में एक जगह इनमें थोड़े फ्रैक्शन हो जाते हैं। वो बार बार उससे बोलती है कि तुम चलो मेरे संग बेंगलोर चलो, मेरे पेरेंट्स से मिलके आओ, और मेरे पेरेंट्स बड़े सेल्फ सेंटर हैं, मेरे पिता को तो बहुत मजा आएगा इस बात में अपने रिश्तेदारों को बता के कि अच्छा ऐसा लड़का हमने लड़की के लिए ढूंढा है कि जो इस तरीके की ऑड जीवन के बाद भी इतना फ्लरिश कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया नौकरी पर है। तो वो इसको एक एज अ मेडल ऑफ ऑनर की तरह लेंगे तुम्हारी प्रेजेंस को, पर फिर उसको लगता है धीमे धीमे कि ये काट रहा है या
बहुत तैयार नहीं है, तो फिर एक मोड़ पे ये आके उसको बोलती है, मतलब इसको प्रेशराइज करना बंद कर देती है। तो जब ये उससे मिलके लौटता है और इनमें बहुत खास बात नहीं होती, तब ये बहुत सालों बाद जो इसकी माँ इसके लिए चिट्ठियां छोड़ गई थी, उन्हें निकाल के पढ़ता है, और वो उपन्यास का आखिरी हिस्सा है। वहां से ये इस लूप से भी बाहर आता है, इस झिझक से भी बाहर आता है, और वो छोटी-छोटी 7-8 तरीके की चिट्ठियां हैं, और अगर आप बोले तो मैं उनमें से कुछ पढ़ के इसको खत्म कर दूं। जरूर बताएं। विजय जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इतनी बार आपकी कहानी में आगरा और माँ दोनों आपकी कहानी राइटिंग में आते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, और उसके अलावा आप जो शॉर्ट कहानियां बताना चाह रहे हैं। मेरा जन्म फिरोजाबाद हुआ, और आगरा हमारे घर, मतलब फिरोजाबाद से 35-40 किलोमीटर दूर है। आगरा बड़ा शहर है और हमारे लिए हमेशा से सेकंड होम की तरह है। मेरी बुआ आगरा में है, मेरी मौसी आगरा में है, तो आगरा मतलब हम लोगों के लिए एक तरीके से घर ही है, देखा परखा, बार बार आने जाने वाला शहर है। तो मेरी तो सारी कहानियां, पूरे दोनों संग्रह की सारी कहानियां भी आगरा पर ही बेस्ड है। और माँ का इसलिए कि मेरे पिता कैंसर से खत्म हुए थे जब मेरी उम्र 2 साल थी, और तो मेरा अपनी माँ के संग बहुत इमोशनल कनेक्ट है। तो ये उपन्यास की पृष्ठभूमि भी शायद वहीं से बनी। मेरे पिता कैंसर से खत्म हुए, मेरी बड़ी बुआ कैंसर से खत्म हुई, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। उम्र में 40-42 साल का हम में अंतर था, पर हम लोग बहुत अच्छे गहरे मित्रों की तरह थे। तो इसकी पृष्ठभूमि में हो सकता है उस चीज का भी योगदान रहा हो, इसकी कथा, इसके कथानक में कैंसर को चुनने का। जी। तो मैं अब इसको वो 3-4 चिट्ठियां पढ़ के मैं इसको खत्म करने की कोशिश जरूर, प्लीज गो। अपूर्वा से मिलने के पूरा बाद उपन्यास मत सुना, फिर पढ़ेंगे नहीं। एक चिट्ठी सिर्फ सुनाओ, बाकी रहने ताकि लोग पढ़ें। ठीक, 2 चिट्ठी फिर मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल आखिरी की और बिल्कुल शुरू की। ओके, हाँ, क्योंकि लोगों को रहनी चाहिए और उन्हें खुद पढ़ना चाहिए। 2 पढ़िए आप, ठीक है। आगरा से लौटकर वह अपूर्वा से मिलके जब लौटा तो उसका मूड खराब था। उसे लगा कि इतने दिनों के बाद मिलने पर भी उनके बीच गर्मजोशी की कमी रही। न ही वह उससे पहले की तरह मिली, ना ही उसे देर तक साथ रुकने के लिए कहा। अब तक वह अपने साथ बेंगलोर चल, अपने घर वालों से मिलने के लिए भी कहती रही थी, पर इस बार उसने ऐसा कोई इसरार नहीं किया। वह दरवाजा खोलकर अंदर घर में घुसा तो नींद में डूबे घर ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा, और फिर बंद होते दरवाजे के साथ अपनी आंखें फेर दोबारा नींद में डूब गया कि अब वह जागता रहे या सो जाए उसकी बला से। अमू जानता था कि जब कोई किसी घर में रहने लगता है तो लोगों की बात क्या, वहां की खामोशी तक से उसकी जान पहचान हो जाती है। उसने कलाई से घड़ी उतारते हुए वक्त देखा, रात का 1:30 बज रहा था। उसने अपनी कपड़े की अलमारी खोली और उसमें रखा एक प्लास्टिक का फोल्डर उठाया, उसे खोलकर एक फाइल निकाली और जाकर सोफे पर बैठ गया। ये केमिस्ट्री की एक पुरानी प्रैक्टिकल फाइल थी जिसके पन्ने एक तरफ से कोरे और दूसरी तरफ से लकीरों वाले थे। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटना शुरू किया। कोई 2-4 पन्नों के बाद उसे राहिला की लिखाई नजर आई। प्यारे अमू, मेरे बहुत प्यारे अमू, बहुत बहुत ही प्यारे अमू, मेरा मन करता है कि तुमसे बार बार कहूं कि मुझे सच में तुमसे ज्यादा कभी कोई प्यारा रहा ही नहीं। मुझे पता है कि तुम इस बात को झूठ से कुछ ज्यादा और सच से जरा कम मानोगे, पर ऐसा है नहीं। मेरे लिए सच में तुमसे बढ़कर कभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा, प्यारा नहीं रहा। अब जब मैं अंधेरे के जंगल के बीचों बीच आकर तुमको ये बात कह रही हूँ, सब लिख रही हूँ, तो तुमको लगेगा कि अपनी बीमारी में तुमसे मुझे मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। तो ये सब कवायद इसी के लिए है, ऐसी बात नहीं है। हॉस्पिटल से लौटकर पिछले दिनों मैंने कई बार झांककर तुम्हारे अंदर देखने की कोशिश करनी चाहिए कि अपने उस छोटे बच्चे को देख लूं जिसने बस आज तक मुझसे एक ही बार जिद की थी कि मैं उसी स्कूल में जाऊंगा जहां के बच्चे कोट पहनकर जाते हैं। मैं अब आज सोचती हूं तो लगता है कि तुम तब भी कितने बड़े थे जो अपने मन में इस बात को छुपा ले गए कि वहां के बच्चे तुम्हें चढ़ाते हैं, कि तुम जानते ही नहीं तुम्हारे पापा कहाँ हैं। मैं सोचती रहती हूँ कि तुम्हें बार बार जिद करनी थी, मुझसे रूठना था,
मचलना चाहिए था, पर तुमको बड़े होने की जल्दी रही। तुम बहुत जल्दी शांत बच्चे में बदल गए, इंट्रोवर्ट हो गए, कहीं कोई सवाल नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी इस तब्दीली में मेरा भी हाथ है, पर कहने के लिए और सुनने के लिए अच्छे घरों में जहां लोगों के बीच हिचकिचाहट नहीं होती, वहां बहुत बातें होती हैं, चाहे शिकायत ही हो, पर लोग उन्हें कह लेते हैं, सुन लेते हैं। अपने यहाँ इतनी आसानी कभी नहीं रही कि तुम मुझसे कुछ कह पाते। इट वॉज अ रॉन्ग नोशन, जिसका मुझे हमेशा से पता था, पर उसकी एक्सेप्टेंस को लेकर मुझसे अजीब तरह से जिरह थी। और कुछ अनक आगे? बस एक मैं आखिरी तरफ पहुंच रहा हूँ। अमू, हमारे तुम्हारे जो मन हैं वे समय की सीलन से गीले हैं। तुम कोशिश करना कि इस नमी से खुद को बचाए रखो। कभी तुमको लगे कि आंख के जरिए इस नमी से बाहर आ सकते हो तो रो लेना। कभी कभार रोने में कोई हर्ज नहीं होता। आंख का तो काम ही ये है कि लबरेज भरे मन का सब पानी बाहर उड़ेल उसे देखने के लिए नई जमीन दे। आंख से देखने वालों का समय बीत जाता है और मन से देखने वालों का समय जीवन भर बाह में बाह डाले साथ खड़ा रहता है। तुम चीजें मन से भी देखना। दो बातों का ध्यान रखना, एक तो पढ़ाई पर खूब मेहनत करना, क्योंकि एकेडमिकली जितने साउंड होगे जीवन उतना आसान होगा। दूसरी ये बात याद रखना कि जिंदगी तेरी मेरी कहानी वाले दो रेफरेंसों से बहुत आगे की चीज है। इसके लिए तुम्हें पीछे हो गए किरदारों को वहीं छोड़ आगे बढ़ नए होराइजन तलाशने होंगे। रोशनी के लिए दरवाजे खुले रखने होंगे। नए किरदारों को कहानी में जगह देनी होगी। पर्दे से छनकर आती धूप अम्मू के पैरों पर आकर रुक गई थी। उसने फाइल को बंद कर पलंग के सराहने रख दिया, उठा, जूते पहने और टहलता हुआ नदी की तरफ चला गया। जेब से फोन निकाल अपूर्वा को कॉल किया। हेलो, अच्छा सुनो, बेंगलोर चलते हैं। बताओ कब की टिकट्स बुक करा लूं? पत्थरों से टकराकर धूप नदी की सतह पर टूट टूट कर दूर तक बिखरी हुई थी और वह धूप की उंगली थामे फोन करता हुआ किनारे पे टहल रहा था। मैं इस जगह से नदी के इस किनारे बहते पानी के पार उसे देखकर सुकून में हूं कि एक गहरा पानी उसके मन से निकल नदी में आ मिला और ऐसा होने से उसके मन की जमीन पर अब घास का नया कतरा लहराने की गुंजाइश है। यहाँ उसके पास रोशनी की एक लकीर टूट कर बिखरी हुई है, जिसने उसे अतीत की चौखट से निकाल चमचमाती धूप में लाकर खड़ा कर दिया है। इस चौंध में उसकी आंखें जरा देर झपकेंगी, फिर सब साफ दिखने लगेगा। अब ये क्यों पूछा जा रहा है मैं कौन हूं? ये जानकर क्या होगा? किसी के कुछ होने भर से क्या अंतर पड़ता है? किसी कहानी में जलने वाली चीजें जलती हैं, उड़ने वाली उड़ती हैं, कहानियां दोहराई जाती हैं, किरदार गढ़े जाते हैं, कहानियों के दोहराए जाने से रोका जाता है, किरदारों को गढ़ कर तोड़ा जाता है, फिर उसी मलबे से नया किरदार गढ़ा जाता है। यही समझिए कि किसी कहानी का कोई किरदार हूं मैं, और कोई और न सूझे तो यही मानिए कि इसी कहानी का कोई किरदार हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छे। विजय जी, आप समापन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज के दोनों वक्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी, इसमें तो कोई शक नहीं है। साठा जी ने अपनी रचना प्रक्रिया को विस्तार से बताया और अनघ शर्मा ने अपने उपन्यास के अंश को पढ़ करके श्रोताओं से, दर्शकों से साझा किया। दोनों के ही उपन्यास बिल्कुल नई तरह के उपन्यास हैं। उपन्यास लिखने पर ही हिंदी साहित्य में एक ऐसा है, एक प्रचलन है कि जब आप उपन्यास लिखते हैं तभी आप साहित्यकार हो पाते हैं। यही कारण है कि मैं 50 साल से लिख रही हूँ, लेकिन न तो कहानियां लिखती हूँ, न कविताएं लिखती हूँ। उपन्यास तो बहुत की बात है। थे और अब उपन्यासकार हो गए हैं, इस कारण वो साहित्य की
दुनिया में समाहित हो गए हैं। ये बहुत स्वागत की बात है। सारंग जी ने भी अपना पहला द्वारा कहा जा रहा है, देखती रहती हूँ। उनको अखिलेश जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो अनघ शर्मा को प्रत्यक्षा से प्रेरणा और बढ़ावा मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सृजन संवाद का भी ये शुरू से उद्देश्य रहा है अगली पीढ़ी को साहित्य, कला और सिनेमा का चस्का, और इसी ये लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, कभी सिनेमा पर, कभी साहित्य पर और कभी अलग अलग कलाओं पर। तो ये जो मंच है सृजन संवाद का, ये स्थापित वरिष्ठ या बहुत सम्मानित जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए भी उपलब्ध है, और जो बिल्कुल नए लोग हैं उनका भी हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। आज के हमारे वक्ता बीच की पीढ़ी के हैं, बहुत नए भी नहीं हैं, बहुत पुराने भी नहीं हैं, और इस मंच का उन्होंने मान बढ़ाया है। हमारी गर्व और खुशी की बात है। मैं दोनों वक्ताओं का, सारंग उपाध्याय और दोनों का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मैं वैभव मणि जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वैभव मणि त्रिपाठी के कारण ही हम स्ट्रीम करते हैं, जो भी होती है, और उसको हम YouTube पर भी डाल पाते हैं, तो उनका धन्यवाद। हमारे दो संचालक आज थे, डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर मुरारी, मैं सृजन संवाद और स्कीम की ओर से, साथ ही साथ बहुत सारे श्रोता और दर्शक फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। कल्पना पंत जो कि हिंदी की प्रोफेसर हैं, वो जुड़ी हुई थी। मनमोहन चड्ढा जी जो कि सिनेमा के वरिष्ठ लेखक हैं, सिने इतिहास के जानकार हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। और सुदीप स्वयं भी कविता लिखते हैं, फिल्म बनाते। साथ ही साथ जो और लोग भी सृजन संवाद के फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। हमारी खबरें दूर दूर तक पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं, तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी सृजन संवाद की गोष्ठियों की खबर न केवल प्रिंट मीडिया में आती है, वरन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आती है, तो दोनों का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।